अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक से मिलता जुलता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसी के कुछ स्टेप्स आज हमने स्टडी करने हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है और आज हमने पढ़ना है हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आपने पिछले स्टेप्स नहीं पढ़े तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे हैं और हमने साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स पढ़े थे ये वाले, कि ये स्टेप्स जो हैं, हम कोई भी जब साइंटिफिक प्रॉब्लम, हम कोई भी नई प्रॉब्लम देखते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक साइंटिफिक मेथड का सहारा लेते हैं और उस साइंटिफिक मेथड के अंदर ये सारे स्टेप्स आते हैं। तो इन स्टेप्स में से हमने पहला स्टेप पढ़ा जो क्या था, किसी भी प्रॉब्लम को पहचानना, और दूसरा स्टेप हमने पढ़ा कि जब हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर यानी कि पता चल गया प्रॉब्लम का हमें, तो फिर हम ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन की टाइप्स पढ़ी थी कितनी होती हैं, उनमें डिफरेंस, और उसके बाद ये पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्यों ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। अब का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। अच्छा बच्चों, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस जो होती है ये दरअसल इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप कह लें कि ये एक स्टेटमेंट ही होती है। अब कहते हैं जब हम ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस जब हमने कर ली, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, बनाया नहीं, जब हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया तो साइंटिस्ट उनमें से फिर एक स्टेटमेंट निकालता है। अब वो जो स्टेटमेंट होती है, हो सकता है कि वो साइंटिफिक प्रॉब्लम का आंसर हो, यानी जो हमारा मसला था, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम थी, जो चीज़ जिस चीज़ पे हम काम कर रहे थे कि यार ये एक मसला चल रहा है, हो सकता है कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है, यहाँ पे देखें मे लिखा हुआ है, मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, लेकिन ये भी हो सकता है कि गलत भी हो। तो सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। वो कहता है जो टेंटेटिव आंसर है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का वो क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है। यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोथेसिस की एक आप डेफिनेशन कर लें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद वो कहते हैं साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाते हैं एक ही सिंगल प्रॉब्लम के लिहाज से। अब हाइपोथेसिस की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि अगर वो पूछ ले कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो इनको समझ लें। वो कहता है इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे प्रपोज किया जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम का हम आंसर दे रहे हैं। नंबर 2 पे देखें, वो कहता है हमेशा ये अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच करेगी, कि जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, उनके साथ लाजमी हमेशा ये मैच करती होगी। ये नहीं कि आपने ऑब्जर्व कुछ किया और हाइपोथेसिस कुछ और बना दी है, जैसे होता है ना सवाल गोभी और जवाब टमाटर, ये वाला सिस्टम नहीं है। ये जो हाइपोथेसिस होगी ना वो हमेशा आपकी ऑब्जर्वेशन से मैच करेगी। नंबर 3 पे देखें, वो कहता है इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, कि आपने जो हाइपोथेसिस बनानी है वो हमेशा ऐसी होगी कि जिसे टेस्ट किया जा सकता होगा। ऐसी हाइपोथेसिस बना के नहीं आवाम के सामने रख देनी जिसे कोई टेस्ट ही ना कर सके। और नंबर 4 पे है कि ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, कि हमेशा एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए जो हाइपोथेसिस है उसको क्या किया जा सकता है, डिस्प्रूव किया जा सकता है, गलत साबित किया जा सकता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि हम ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, उनकी बुनियाद पे जो है ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं साइंटिस्ट, जो कि गलत भी साबित हो सकती है, और उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आता है डिडक्शन। ये डिडक्शन जो है ना, असल में ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इफ़ देन का तड़का लगा देना, कि इफ़ और देन जब हम स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ देते हैं तब हमारी क्या बन जाती है, डिडक्शन बन जाती है। इसे कह दें तो उर्दू में तो अगर और तो, कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, तो ये इस तरह की होती है। अब वो कहते हैं साइंटिस्ट जो है ना वो लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस आपने बना ली, उसमें से फिर वो लॉजिकल रिजल्ट निकालेंगे, जो लॉजिक वहाँ पे लगाएंगे, और इस तरह का जो लॉजिकल रिजल्ट होता है हाइपोथेसिस का, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिडक्शन कहते हैं। ये डिडक्शन की डेफिनेशन है। अब आगे वो बता रहे हैं कि आम तौर पर जो डिडक्शन होती हैं वो फॉलो करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ़ देन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप साथ ऐड कीजिएगा। और साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि अगर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है या किसी ने हाइपोथेसिस बनाई है, अगर वो ट्रू होगी तो फिर हो सकता है कि फिर ये रिजल्ट आए। देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट,
कि अगर वो हाइपोथेसिस जो बनी थी वो ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो फिर जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे। ये चीज़ आप लाजमी याद रखिएगा कि हमने ये कहा कि हाइपोथेसिस जो है ना वो हो सकता है कि गलत साबित हो जाए, लेकिन जब हम आगे लेके चलते हैं, स्टेप्स में आगे जाते हैं, तो हमें एक हाइपोथेसिस उठा के उसे सच मानना पड़ता है। यानी कि ये हो सकता है कि आगे जाके वो चीज़ गलत साबित हो जाए, लेकिन क्योंकि आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, जब तक आप हाइपोथेसिस को सही नहीं मानेंगे तो आगे काम चलेगा ही नहीं। इसीलिए उस वक्त के तौर पर, उस वक्ती लिहाज से आपको क्या करना पड़ता है, उस हाइपोथेसिस को करेक्ट मान के फिर आगे चलना पड़ता है। तो आगे अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि डिडक्शन की आगे एग्जांपल क्या है। वो कहता है एग्जाम्पल अब ऐसे है कि देखें, एक हाइपोथेसिस है ना, उसने एक हाइपोथेसिस की एग्जांपल दी है, एक डिडक्शन की दिया, ताकि आपको समझ आ जाए। अब वो कहता है हाइपोथेसिस ये कि लीफ डिस्कलरेशन, कि पत्ता है उसका कलर जो है वो क्या हो गया, उड़ गया, या उसका जैसे हरा कलर होता है तो वो पीला पीला सा हो गया, उसका डिस्कलरेशन हो गई। और स्टंटेड ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई एक प्लांट में, आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। अब वो कह रहा है कि अगर लीफ डिस्कलरेशन हो रही है, लीफ का कलर जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, और ग्रोथ भी पौधे की रुक गई है, और ग्रोथ भी रुक गई है एक प्लांट के अंदर, किसकी, पत्ते की डिस्कलरेशन और स्टंटेड ग्रोथ हो गई प्लांट के अंदर, तो ये किसकी वजह से हो रही हैं, हो सकता है आर कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। ये हाइपोथेसिस है ना, यानी कि देते हम स्टेटमेंट ही हैं कि इस तरह, इस वजह से हो रहा है। आगे अब उसकी डिडक्शन क्या बनी, डिडक्शन में इफ देन लगाया, वो कहता है अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आ रही हैं, ठीक है, तो फिर इसका मकसद, मतलब ये है कि देन, फिर अगर हम आयरन को ऐड कर देंगे सॉइल में, तो इसका मतलब कि लीफ का कलर भी ठीक हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ भी दोबारा से सेट हो जाएगी। यहाँ पे बात ये है, जैसे ऊपर बात की कि लीफ डिस्कलरेशन और स्टंटेड ग्रोथ प्लांट में, लीफ का कलर उड़ रहा है और ग्रोथ जो है प्लांट की क्या हो रही है, रुक गई है, तो वो किस वजह से, आयरन की वजह से। तो डिडक्शन यहाँ पे हमने ये दी कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम्स आ रही हैं, तो फिर अगर हम आयरन दोबारा से सॉइल में ऐड कर देंगे, प्लांट को आयरन मिलेगा, तो फिर वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। इस तरह हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनती हैं। नेक्स्ट आ जाएं आप एक्सपेरिमेंट के टॉपिक पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली लाइन आपका एमसीक्यूज है। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स को भी आपने याद कर लेना, आ सकता है। पहला लाइन ऐसे एमसीक्यूज है आपका कि एक्सपेरिमेंट्स में वो कहता है कि ये बेसिक स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, ये वो पूछ सकता है। अब वो हमें ये बताता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किस लिए, ताकि जितनी भी हाइपोथेसिस हैं उन्हें हम क्या कर सकें, उन्हें चेक कर सकें, टेस्ट कर सकें कि हाइपोथेसिस ठीक भी हैं कि नहीं। और एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है बिल्कुल ठीक। यानी जैसे अब ऊपर वाली हाइपोथेसिस और डिडक्शन की बात है ना, तो वाकई ऐसा हुआ कि आपने हाइपोथेसिस दी थी कि यार लीफ डिस्कलरेशन हो रही है और प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, तो अब उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट पूरा लगाया और पौधों को उसने आयरन नहीं दिया। और जब आयरन नहीं दिया तो उसके नतीजे में अगर ये हाइपोथेसिस ठीक हुई, तो वाकई क्या होना शुरू हो जाएगा कि लीफ का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर हम कहेंगे यार वाकई ये तो एक्सपेरिमेंट साबित हो गया। तो ऐसा ही होता है कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो जाती है, और जो उसके मुखालिफ, जो उसके बदले में जो दूसरी हाइपोथेसिस होती है वो क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। यानी कि एक बंदे ने कहा कि यार ऐसा होता है, दूसरे ने कहा ऐसा नहीं होता, तो जिसने कहा ये होता है उसकी बात ठीक हो गई, तो दूसरे की बात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गलत। अब वो कहता है जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती हैं उन्हें तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, भाई ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये गलत साबित हो गई, और जो प्रूव हुई थी उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब साइंटिस्ट फिर न्यू डिडक्शंस बनाते हैं एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से, और फिर क्या करते हैं, फिर वो मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो कंफर्म कर सकें कि ये हाइपोथेसिस वाकई करेक्ट है या नहीं। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इत्तफाकन हो गया हो या कोई और ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से वो काम हो रहा हो। तो यहाँ तक आपको एक्सपेरिमेंटेशन की या एक्सपेरिमेंट की भी समझ आ गई होगी, इसको पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे लास्ट जो इसका पॉइंट है रिजल्ट का, कि आपकी जो एक्सपेरिमेंट है वो आगे सही हो गए, अब आपने जो उनका रिजल्ट निकला उसके साथ क्या करना है। वो कहता है साइंटिस्ट जो है वो डाटा इकट्ठा करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से, और फिर वहाँ पर वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या, कि स्टैट्स मैथ की एक ब्रांच है, या ऐसे कह लें कि मैथ लाइक एक साइंस है ये।
इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल किस्म के ग्राफ बनाए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो कहते हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, स्टैट्स के ज़रिए एनालिसिस करते हैं और ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ताकि वो डाटा को इकट्ठा कर सकें। अब एक रिज़ल्ट है, इतनी लंबी जो है वो रिज़ल्ट्स का डाटा है, अब आप सबको तो नहीं पढ़ सकते। बजाय उसके वो साइंटिस्ट क्या करेगा, एक पूरा ग्राफ बना देगा। आप ग्राफ को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी हाँ हाँ हाँ, ये इस तरह से हो गया। अब साइंटिफिक वो कहता है ये भी कर सकते हैं कि वो लिस्ट बना दें, रेफरेंसेस की भी लिस्ट बनाते हैं वो, के साथ साथ उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया है वो उन जहाँ जहाँ से उन्होंने डाटा लिया था या देखा था, वो उस डाटे का रेफरेंस भी देते हैं कि यार ये काम फलां फलां बंदे ने किया था, मैंने इस काम को भी अपनी स्टडी में शामिल किया है। क्यों करते हैं? ताकि वो उन लोगों को एक्नॉलेज करें, भाई ये तो नहीं है ना कि आप अकेले ही काम कर रहे हैं। साइंटिफिक वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको उनको भी एक्नॉलेज करना पड़ता है और सोर्स इन्फॉर्मेशन उनकी देनी पड़ती है। उसके बाद साइंटिस्ट पब्लिश करते हैं अपना डाटा, अपनी फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स में या बुक्स में, और वहाँ पे फिर लोग उन्हें पढ़ते हैं और ये अपनी फाइंडिंग्स को दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर भी करते हैं। अब इस काम के लिए वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं और उस तरह की वो एक प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे अब लेक्चर होता है ना, टीचर आपको समझाते हैं, इसी तरह वो जाके प्रेजेंटेशन देते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स और सेमिनार्स में। तो बच्चों ये था आज का हमारा जो कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।